कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस। तो आज के सेशन में हम अगेन प्रैक्टिस करने वाले हैं प्री बोर्ड्स के मॉक पेपर को, जो सारा का सारा आपके सिलेबस पे बेस्ड होने वाला है। दैट इज योर बायो सिलेबस। तो भाई देखो, इससे पहले भी हम आपकी ऐसे ही मॉक पेपर्स 2 कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो मॉक पेपर्स नहीं चेकआउट करे हैं तो प्लीज मेक श्योर जरूर करना कि आप उसे जा करके जरूर चेकआउट कर ले। लाइव सेक्शन में हमारे रैंक प्लस क्लास 10th के अवेलेबल होंगे। आज भी हम उसी सेम पैटर्न के ऊपर हमारा प्री बोर्ड मैराथन करने वाले हैं, जिसमें हम 4 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर एंड इवन 1 मार्कर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये पूरा का पूरा मॉक पेपर जो है, ये पूरा का पूरा आपके सीबीएसई के बोर्ड पेपर के पैटर्न पे बेस्ड है। मतलब जैसे आपके बोर्ड्स के एग्जाम में सेक्शन ई, डी, सी, बी, ए होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने सारे सेक्शंस ऐड किए हुए हैं, जिसमें हम 4, 5, 3, 2 एंड 1 मार्कर के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा वैसे तो सेक्शन ए रहता है, लेकिन आज के इस सेशन में हम जो है सेक्शन ई से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका 4 मार्कर का सेक्शन होता है। तो ये सेक्शन ई जो है आपका, वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका 4 मार्कर का सेक्शन रहता है। एंड यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स का होगा, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा और एक क्वेश्चन आपके बायो का रहता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायो प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपके तीनों ही क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बायो के होंगे। और जैसे कि आपको पता है 4 मार्कर क्वेश्चन कैसे होते हैं, दे आर केस बेस्ड क्वेश्चंस, दे आर केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम एक्चुअली में यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से है। देखो, अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तब आप लोग केस पढ़ोगे, अदरवाइज केस पढ़ने पे टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली बिना केस पढ़े भी सॉल्व हो जाते हैं, स्पेशली बायो के, नॉट अबाउट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो हम बायो में ये चीज फॉलो आउट करेंगे। तो व्हाट इज द टर्म फॉर प्लांट्स विद बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर नेम एज, उसको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। वी कॉल देम एज बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट होता है। दैट पिस्टल एंड स्टेमन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब वन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखो, मैं आपसे यही कहूंगी कि पूछा उसने 1 है, लेकिन आपको 2-3 याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन केस अगर आपसे कोई एक पॉइंट मिस आउट हो जाए तो स्टिल आपके पास 2 पॉइंट्स और अवेलेबल है लिखने के लिए। तो सबसे बेस्ट एडवांटेज ये होता है कि वेरिएशंस आपके मैक्सिमम अमाउंट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पेरेंट्स का क्या जेनेटिक मिक्सिंग होती है। आपकी मेल में स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में जो ओवम होता है, ओवम के अंदर जो डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो आपस में क्रॉस करके क्या बनाते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑल टोटल मिलाकर के यहाँ पे 2 चीजों की मिक्सिंग हो रही है, जिसकी वजह से जाइगोट में काफी डिफरेंट टाइप के डीएनए देखने के लिए मिलते हैं। और जब उनकी कॉपी होती है तो उसमें क्या होती है, इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेरिएशंस किसमें देखने के लिए मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज वन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ऐसा कोई भी केस आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखने मिलता, कोई भी जेनेटिक मिक्सिंग नहीं होती है वहां पे। तो जो ऑलरेडी वहां पे डीएनए होता है, उसी की कॉपी करते टाइम पे अगर कुछ गड़बड़ हो गई, इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं, तो थोड़ा माइनर अमाउंट से आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज एक जैसा ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलते हैं जल्दी आपको। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड। ठीक है, ये रहा हमारा 4 मार्कर का क्वेश्चन।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, ये हमारे हेरिडिटी का क्वेश्चन है। आपको एक बात बता दूं, हेरिडिटी चैप्टर से, लाइफ प्रोसेस चैप्टर से एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से, इन 3 चैप्टर से ना केस बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बहुत रेयरली आता है, और आर एनवायरनमेंट से कोई केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो हेरिडिटी चैप्टर से होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्टली वो चैप्टर सिर्फ 4 मार्क्स कैरी करता है, तो 4 मार्क्स का वो लोग इधर उधर कुछ ना दे करके आपका डायरेक्टली वो क्या कर देते हैं, आपका एक 4 मार्कर का केस बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपको केस अच्छे से देख करके फिर ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हेरिडिटी के क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा करके आते हैं। ठीक है, चलो, तो व्हाट डज द F1 जनरेशन रिवील अबाउट द डोमिनेंस ऑफ ट्रेट? तो डोमिनेंस ऑफ ट्रेट F1 जनरेशन में हमें कैसे पता चली थी? आपको मैंने बताया था कि जब हम लोगों ने कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस किया था, तो हमें क्या मिला था? कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। लेकिन स्टिल हमारे सारे प्लांट कैसे थे? टॉल ही थे। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि हमारा ट्रेट जो है वो टॉल वाला भी और डॉफ वाला भी F1 जनरेशन में गया था, लेकिन सिर्फ वही एक्सप्रेस हुआ था, ट्रेट आपका वही कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस हुई थी जो डोमिनेंट थी, जहां पे टॉल हमारी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, जिसकी वजह से हमें क्या है, प्लांट जो है टॉल देखने के लिए मिल गए। प्लांट जो है हमें क्या देखने के लिए मिल गए? टॉल देखने के लिए मिल गए, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ ट्रेट इन द F1 जनरेशन। ओके, हाउ इज द फिनोटिपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन डिटरमिन्ड? तो हमारे F2 जनरेशन कौन से उसकी देखनी है? देखो यहाँ पे येलो राउंड, येलो रिंकल्ड ग्रीन, यहाँ पे हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला गया है, यहाँ पे हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला गया है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का हमें फिनोटिपिक रेशियो लिखना है, क्योंकि हमें अबव केस के अकॉर्डिंग चलना होता है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का नहीं लिखना है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या रेशियो था? 9:3:3:1 इज दी phenotypic ratio of the dihybrid cross. Define genotype and phenotype and provide example from this case. इस केस से तुम्हें जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का एग्जांपल देना है। तो भाई फिनोटाइप का एग्जांपल तो आप कोई भी दे सकते हो, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल i, जिसमें राउंड और येलो सीड्स आपको दिखेंगे, और फिनोटिपिक रेशियो में राउंड एंड येलो हो जाएगा आपका। तो फिनोटिपिक इज एक्चुअली द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ट्रेट्स, एंड जीनोटिपिक रेशियो व्हेन वी लुक इनटू द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं यहाँ पे। जीनोटाइप की डेफिनेशन बता दी मैंने आपको। जब हम के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, जेनेटिक मेकअप को देखते हैं, तो उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। बट जब हम लोग उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, राउंड एंड येलो को देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस इज द केस और दिस इज द आंसर। चलो, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो यही लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मन के अकॉर्डिंग, आप कोई भी ट्रेट लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने ट्रेट लिखा है आपको वही मेंशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, चलो, ड्यूरिंग अ साइंस फेयर हम क्यों पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे उसने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपको केस दिया हुआ है कि डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्वड इन दिस एक्शन, एंड इंपॉर्टेंस क्या होती है रिफ्लेक्स एक्शन की ह्यूमंस में, और क्या रिफ्लेक्स एक्शन वॉलंटरी एक्शन से डिफरेंट है। ये सारे एक एक मार्क के क्वेश्चन है, आपके 4 क्वेश्चन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो गया आपका? रैपिड है ना, स्पॉन्टेनियस, इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, नेम द कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्वड इन दिस एक्शन। कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे? एक तो आपका रिसेप्टर हो जाएगा, रिसेप्टर के साथ साथ आपकी क्या हो जाएगी? सेंसरी न्यूरॉन हो जाएगी, जहां आपकी इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होती है। सेंसरी न्यूरॉन के बाद ये इंफॉर्मेशन कहाँ आपकी जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड पे। तो स्पाइनल कॉर्ड आपका एक कंपोनेंट हो गया। स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये जा रही है आपकी मोटर न्यूरॉन में, तो मोटर न्यूरॉन आपका एक कंपोनेंट हो गया। मोटर न्यूरॉन के बाद ये इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ जा रही है? इफेक्टर ऑर्गन पे। तो ये सारे आपके क्या हो गए? कंपोनेंट हो गए रिफ्लेक्स आर्क के। ठीक है, ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस इन द ह्यूमंस। तो भाई आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रैपिड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये आपका कब परफॉर्म किया जाता है? जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो, क्योंकि उस हमारा जो ब्रेन है उसको थिंकिंग प्रोसेस के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इतना टाइम अगर उसने लिया तो जो रैपिड रिस्पॉन्स हमें परफॉर्म कर रहे हैं, इमीडिएटली परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। और उसके साथ साथ ब्रेन हमारा लॉन्गेस्ट पाथवे यूटिलाइज करेगा रिस्पॉन्स परफॉर्म करने के लिए, जबकि सबसे शॉर्टेस्ट पाथवे जो होगा जब हमारी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथवे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है?
हमारी बॉडी को डेवलप करवा करके, इवॉल्व करवा करके रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट करवाया गया, जिसमें हमारे एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट पाथवे आपका स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाएगा रादर देन ब्रेन आपका। और स्पाइनल कॉर्ड आपके इमीडिएट रिस्पॉन्स परफॉर्म कराने के लिए काफी एक्टिव रहती है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक भी जाती है जस्ट टू गेट सम काइंड ऑफ मेमोरी, मतलब थोड़ा बहुत मेमोरी आपको होनी चाहिए उस चीज की, इसीलिए कुछ बहुत इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक भी जाती है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो आप रिस्पॉन्ड जल्दी कर सको, आपको किसी एक रिफ्लेक्स एक्शन की या फिर किसी भी एक प्रॉपर एक्शन की रिक्वायरमेंट ना पड़े, आप तुरंत के तुरंत एक्शन परफॉर्म कर सको। How do reflex action different from voluntary action? तो भाई reflex action are not in our control. It's a kind of involuntary action जो हम अपने will के according control नहीं कर सकते, जबकि voluntary actions क्या होते हैं? They can be controlled by our will. हम अपने according अपने voluntary actions को control कर सकते हैं, इसीलिए हम ये this is the basic difference between the reflex action and the voluntary action. ठीक है, चलो Moving forward with the next question, that is हमारा सेक्शन नंबर डी। तो देखो अगेन यहाँ पे आपको मैं यही बोलूंगी कि मैंने आपका ये पूरा का पूरा जो पेपर है, मॉक पेपर है, ये आपके बोर्ड्स के पेपर पैटर्न के ऊपर है। तो सेक्शन डी की बात करूं तो आपके 5 मार्कर के क्वेश्चन रहेंगे उसमें, जिसमें एक क्वेश्चन अगेन आपका फिजिक्स का रहता है, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहता है, एक क्वेश्चन बायो का रहता है, ठीक है। लेकिन हमारा ये क्या है, हमारा ये पूरा बायो का मैराथन है, बायो का मॉक पेपर है, तो यहाँ पे हम तीनों ही क्वेश्चन आपके बायो के ही प्रैक्टिस करेंगे, तो ये दिमाग में आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन बायो के होंगे, बट एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा और एक क्वेश्चन बायो का रहेगा। प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, आपको लगे कि सेक्शन डी 5 मार्कर है तो तीनों ही क्वेश्चन बायो के होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बायो का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का रहता है। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओहो, तो भाई डबल सर्कुलेशन क्या होता है, दो पाथवे से मिलकर के बना हुआ होता है। एक तो उसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट नहीं राइट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, हाँ राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। जस्ट अ सेकेंड, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये आपका राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी से ये आपका ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम एक्सहेल आउट कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है हमारे एल्वियोलाई में प्रेजेंट होती है वो आपके ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। लंग्स के बाद ये आपका ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से ये ब्लड जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ पे एंड हो जाता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड जो होता है हमारा 2 बार पास होता है हार्ट से, जस्ट टू कंप्लीट द वन सिंगल सर्कुलेशन। इसका भी मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम भी बना करके बता दूंगी, फिलहाल आप लोग पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन समझो। तो यहाँ पे आपका पल्मोनरी चीजें इंक्लूडेड है, लंग्स को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में पल्मोनरी बोलते हैं, पल्मोनरी वेन इंक्लूडेड है, पल्मोनरी आर्टरी इंक्लूडेड है, इसीलिए हम इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। जबकि अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो उसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारे बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड आपका कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के ये बाद ब्लड जाता है आपके एओर्टा में विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी, और ये आपके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है, जहां पे आपकी बॉडी ऑक्सीजन यूटिलाइज करके एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, एटीपी जनरेट करती है, और उसके बाद बॉडी सिस्टम के बाद अगेन भाई ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो गई, अब एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस में ब्लड मिक्स हो जाती है, जिसको कलेक्ट करके, ऐसे ब्लड को कलेक्ट करके कौन लेकर के आता है, वेना कावा, कहाँ पे, आपके राइट एट्रियम में। एंड Here ends your systemic circulation, और राइट एट्रियम के बाद जब ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है तो वहां से आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से एंटायर डबल सर्कुलेशन प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन द ह्यूमन बीइंग्स, जहां पे ब्लड जो होता है इट पासेस द हार्ट twice to complete the one single circulation, that is known as the double circulation.
ठीक है, एक साइड में आपका देखो, इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न्स टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज पम्प्ड टू द बॉडी थ्रू द एओर्टा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम वाया द वेना कावा. तो ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और अगर आपके पास टाइम होगा तो यहाँ पे आप लोग ब्लॉक डायग्राम भी बना करके आ जाना. मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 5 मार्कर का क्वेश्चन है, ऐसे ही आएगा. चलो, और सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई? सिग्निफिकेंस यही होता है कि देखो भाई, मिक्सिंग प्रिवेंट कर रहा है. ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी को अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, और हम लोग को साथ साथ में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि हम डे टू डे एक्टिविटीज जो कर रहे होते हैं, दैट इज फिजिकल एक्टिविटीज. उस फिजिकल एक्टिविटीज को हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ जाती है. इसीलिए हमारे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना जरूरी हो जाता है, ताकि हमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पाए, हम एनर्जी जनरेट कर पाएं, और साथ साथ में हम अपने बॉडी का टेम्परेचर भी टाइम से ठीक से मेंटेन कर पाएं. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल सर्कुलेशन और द सेपरेशन ऑफ आवर लेफ्ट एंड द राइट चेंबर्स ऑफ द हार्ट. ठीक है, चलो next question. Okay, describe the structure and function of the human nervous system highlighting the roles of neurons and synapse. आपको अपने नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिफाइन करना है. तो भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है एक, तो आपका एक आपका क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें कौन कौन आता है? आपका ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है, और एक होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. नहीं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना. हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, सॉरी, ऑटोनॉमिक तो इसका पार्ट होता है, गड़बड़ करती. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या आता है? आपकी नर्व्स आ जाती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो ये आ जाता है आपका पेरिफेरल और कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. और अगर मैं न्यूरॉन्स की या नर्व्स की बात करूं, तो दे आर द मैसेंजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव बाय आवर रिसेप्टर्स. जो रिसेप्टर स्टिमुलस रिसीव करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में ट्रांसफर करने का काम करते हैं आपके न्यूरॉन्स. एंड दो न्यूरॉन्स के बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट होता है. दो न्यूरॉन्स के बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइनैप्स बोलते हैं. तो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो होती हैं, एक्सॉन टर्मिनल पे आकर के केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये केमिकल मैसेजेस जो होती हैं साइनैप्स के थ्रू, आपकी किसके थ्रू? साइनैप्स के थ्रू पास ऑन होकर के नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाती है, वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट हो जाती है. तो पूरी इंफॉर्मेशन आपकी इलेक्ट्रिकल केमिकल के फॉर्मेट में ट्रांसफर होती है, एंड इसी को ही हम पूरा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस कहते हैं. और साइनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स आपके मैसेंजर्स होते हैं, जबकि पूरी बॉडी में टू एंड फ्रो मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम योर ब्रेन टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड फ्रॉम योर रिसेप्टर टू योर ब्रेन बाय द रिसीव बाय द डिफरेंट रिसेप्टर्स. सिंपल. ठीक है जी, चलो. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके न्यूरल एलिमेंट्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो आपके न्यूरॉन्स के, मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्शंस को कंट्रोल करता है. इसमें स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स सब आ जाती हैं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, जो आपके ब्रेन से ओरिजिनेट होती है. उसके बाद बात करें हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन का डायग्राम भी आप यहाँ पे बना सकते हो. इस तरीके से डायग्राम होता है आपके न्यूरॉन का. This is the dendrite. This is the cell body. This is the axon. And this is the axon terminal. ठीक है, और आपका ये क्या हो जाती है? माइलिन शीथ हो जाती है.
ठीक है। और ये हो जाता है आपके पूरे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, ट्रांसमिट करती हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को थ्रू आउट द बॉडी फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। और साइनैप्स जो होता है इट इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, जो कि आपके इंफॉर्मेशन को केमिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में, केमिकल मैसेजेस के फॉर्मेट में ट्रांसफर करता है फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है जी, चलो मूविंग the sixth number question, that is the third number question। लेकिन जरा उससे पहले है ना कोट पहन लिया जाए, क्यों? क्योंकि मैम को लग रही है बहुत तेज ठंडी, एंड साथ साथ में थोड़ा सा पानी पी लिया जाए क्योंकि मैम का गला हो रहा है ड्राई। ठीक है गाइस, चलो सब लोग के सब जल ग्रहण करो। सब लोग थक गए होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते, वैसे तो अभी हमने इतने सही क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, बट स्टिल आप लोग सब जल ग्रहण करें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 6th नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? मेंशन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड मेंशन द रोल ऑफ किडनी, नेफ्रॉन एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो भाई ऑल टोटल मिला करके यहाँ पे आपसे पूरा यूरिन फॉर्मेशन पूछ लिया गया है, तो उसके लिए हम आपके लिए एक प्यारा सा नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे एंड उसके साथ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। देखो इसी तरीके से लिखा बनाया मतलब किया जाता है एक्सप्लेन ऑल टोटल। तो ये रहा हमारा नेफ्रॉन, इसको हम बीच वाला पार्ट रेड से बनाएंगे क्यों? क्योंकि वो कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ये हो जाती हैं आपकी एफरेंट आर्टीरियोल, ये हो जाती हैं आपकी इफरेंट आर्टीरियोल, ये हो जाती हैं आपकी ग्लोमेरुलस, ये हो जाती हैं आपकी पीसीटी, ये बीच वाला पार्ट हो जाता है बोमैन कैप्सूल, ये हो जाता है हेलेज लूप, और ये हो जाता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये लास्ट वाला पार्ट हो जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनना कि कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब बोल लेते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहला पार्ट जो यूरिन फॉर्मेशन में होता है दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो देखो होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, आपका जो ब्लड होता है वो आपके एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करता है। ये जो ग्लोमेरुलस होती है ना, ये आपकी छन्नी की तरह काम करती है। जैसे चाय की छन्नी होती है, चाय छानते हो जिससे, उसी तरीके से चाय की छन्नी की तरह काम करती है ये ग्लोमेरुलस, और आपके ब्लड में से यूरिया को, पानी को, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को, आयंस को, सॉल्ट को फिल्टर करके कहाँ ले जाती हैं? आपके बोमैन कैप्सूल के अंदर। कहाँ ले जाती हैं? आपके बोमैन कैप्सूल के अंदर। ये रहा आपका बोमैन कैप्सूल। अब ये बोमैन कैप्सूल से आपका सारा ये जो यूरिया था, ग्लूकोज था, पानी था, आयंस था, ये सब जाता है कहाँ पे? आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, ये जो सांप जैसा मैंने बनाया है, जिसके अंदर आपके सेकेंड प्रोसेस होता है दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन का। दैट इज रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो भाई ये रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता क्या है? होता ये है कि आपका, एक बात बताओ, अगर सड़क पे तुम्हारा कोई कीमती सामान गिर जाएगा तो उसको उठाओगे नहीं? उसी तरीके से बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूरिया की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एक वेस्ट मटेरियल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वाटर है, ग्लूकोज है, आयंस है, सॉल्ट्स हैं, जो आपके गलती से फिल्टर हो गए थे, वो सब आपकी नेसेसरी होते हैं। तो इनको क्या करती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? रीएब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? रीएब्जॉर्ब कर लेती है। एंड रीएब्जॉर्ब करने के बाद आपका ये वापस से ब्लड के अंदर चला जाता है। अब रिमेनिंग मटेरियल, थोड़ा बहुत पानी होता है उसमें, थोड़ा यूरिया होता है, कंप्लीटली यूरिया होता है, पानी होता है, जो जाता है कहाँ पे? आपके हेनलेज लूप और डीसीटी में, जहां पे आपका थर्ड प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है दैट इज
ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का, जहां पे आपका थर्ड प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, दैट इज द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का। तो होता क्या है, यहाँ पे मैंने अभी ब्लड की कैपिलरीज नहीं बनाई है, यहाँ से ब्लड की कैपिलरीज ऐसे गोल गोल घूम करके इस तरीके से रहती हैं इनके पास में। उन्हीं ब्लड कैपिलरीज में से आयंस सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से आयन सिक्रीट होते हैं? पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ये आयंस कहाँ सिक्रीट होते हैं? सिक्रीट होकर के आपके हेनलेज लूप में और डीसीटी में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? देखो, बॉडी में हमारे आयंस का बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि डायरिया में आयंस की कमी हो जाती है। तो इसीलिए लिक्विड डाइट प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रोल पीने के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में आयंस का बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो आयंस का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, किसके लिए? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए आपके ये जो डीसीटी और लूप ऑफ हेनले के पास जो कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, वो आयन सिक्रीट करती हैं और इससे आपके बॉडी का आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है। अब आपकी उस यूरिन में सिर्फ और सिर्फ यूरिया और थोड़ा बहुत पानी का प्रेजेंस होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू या कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू, ये कलेक्टिंग ट्यूब आपकी यूरेटर से कनेक्टेड होती है। तो आपका पूरा का पूरा यूरिन जो है वो यूरेटर्स के थ्रू कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। फिर आपको जब लगता है कि बहुत जोर से सुसु आई, मैम मैं गो टू वॉशरूम करते हो, उसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू आप क्या करते हो? फिर एक्सक्रीट आउट कर देते हो। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस जो आपका फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में होता है, जिसके लिए आपकी नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल होती है, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी। क्योंकि मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था रोल बताने के लिए किडनी और नेफ्रॉन का, जो कि भाई किडनी आपका मेन फिल्टरिंग यूनिट होती है क्योंकि उसके अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और नेफ्रॉन के अंदर ही आपकी यूरिन की फॉर्मेशन होती है। चलो भाई, ये हो गया हमारा क्या? 6th क्वेश्चन। अब आपको एक बात बता देती हूं, जैसे कि आपने ये स्लाइड देख ली होगी ऑलरेडी। तो बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि अब आपके बोर्ड्स के एग्जाम बहुत ही नजदीक हो रहे होंगे और आप लोगों को लगता है कि मैम हम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमें कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सा सैंपल पेपर लेना चाहिए, पीवाईक्यूज करने चाहिए, क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। बच्चों, हम आपको इसी चैनल पे सब कुछ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो बस हमारे रैंक प्लस के क्लास 10 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी एक चैनल पे हम 17 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज करवा रहे हैं, हर एक चैप्टर के अलग अलग। उसके अलावा हमारी सुपर 50 प्री बोर्ड मैराथन चल रही है, उसके अलावा प्री बोर्ड के मॉक पेपर हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो आपके बोर्ड्स के पूरे पेपर पैटर्न के ऊपर है। इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो हमारी टीम आपके लिए खुद से डिजाइन किए हुए क्वेश्चंस लेकर के आई है, जो कि आपके लास्ट 10 इयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं। वो है आपकी योद्धा टेस्ट सीरीज। इसी टेस्ट सीरीज का लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, जहां पे आपको फिजिक्स के 100 क्वेश्चन, यस यू हर्ड इट राइट, 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, बायो के 100 क्वेश्चन, एसएसटी और इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस। ये तो हुई वो बात, इवन मैथ्स के भी 100 क्वेश्चन। ये तो हुई वो बात जिनके आप सैंपल पेपर ले लेते हो। जिनके सैंपल पेपर आप नहीं लेते हो, जैसे कि हिंदी और कंप्यूटर एप्लीकेशन के, उन तक के भी यहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं इस एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में। तो इसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उस लिंक को जाइए, क्लिक करिए और करिए परचेज, जो कि मात्र 49 रुपीज में। यस यू हर्ड इट राइट, 800 प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में है। इतने के तो मोमोज खा लेते हो भाई, इतने की तो मैं मोमोज खा लेती हूँ, और इतने तो तुम लोगों ने अभी तक एक भी सैंपल पेपर के ऊपर खर्चा नहीं किए होंगे, इससे डबल ही खर्चा किए होंगे। तो प्लीज जाकर के इसे परचेज करो, प्रैक्टिस करो, आपके ही लिए डिजाइन किया हुआ है, आपका ही फायदा होने वाला है। चलो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेक्शन नंबर सी। अब हम करेंगे सेक्शन नंबर सी। देखो, अब आपका सेक्शन सी जो है, आपके बोर्ड्स के पेपर पैटर्न के हिसाब से 7 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। यू विल गेट 7 क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन आपके बायो के रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपके इसमें केमिस्ट्री के रहते हैं एंड 3 क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स के रहते हैं। मतलब सेक्शन सी में आपको ज्यादा क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के मिलते हैं। तो 7 क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सारे बायो के होंगे। मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया है, ठीक है। चलो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन? तो बाइल जूस का सिंथेसिस अगर मैं बोलूं तो कौन करता है? लिवर करता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ये सब क्या रिवाइज करवा रहे हो? इसीलिए रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं गोबरों।
सिंथेसिस लिवर करता है और इसको स्टोर करने का काम आपका गॉल ब्लैडर करता है। तो अब आप लोग को पता है डाइजेशन का एंटायर प्रोसेस कि खाना जब आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा होता है तो वो एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। उसको हमें एल्कलाइन बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि एल्कलाइन अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारे पेनक्रियास के जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बाइल जूस को रिलीज किया जाता है जो हमारे दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक वो हमारा इमल्सिफाई करता है, किसको? इमल्सिफाई करता है फैट को, फैट का इमल्सिफिकेशन करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करवाता है। और दूसरा आपके पूरे खाने को क्या बना देता है? एल्कलाइन बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है? एल्कलाइन बना देता है, बेसिक बना देता है, जैसे कि आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा है, जिसकी वजह से एल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और आपके पेनक्रियास के जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वही अगर मैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की बात करूं तो आपके बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है भाई? क्योंकि फैट जो होता है ना बड़ा ढीठ होता है, कहता है कि मैं ब्रेक डाउन होऊंगा ही नहीं। तो इसीलिए लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को ये स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है ताकि इजिली उनका डाइजेशन हो जाए। और डाइजेशन इजिली हो जाएगा तो फर्दर जब पेनक्रियास के एंजाइम इन फैट्स के ऊपर काम करते हैं तो वो और अच्छे से डाइजेस्ट हो सकते हैं। तो दिस इज द रीजन कि व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन द डाइजेशन प्रोसेस। पहला इमल्सिफिकेशन करवाना एंड दूसरा आपका पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाने के लिए पीएच चेंज करना, एसिडिक से उसको एल्कलाइन पीएच पे लेकर के आना ताकि पेनक्रियास के एंजाइम एक्टिवेट हो जाएं और वो प्रॉपर अमाउंट में क्या कर सके? डाइजेशन कर सके फर्दर। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स इन ग्रोथ। ओह दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। तो प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं इनको हम? फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके प्लांट के ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं जो ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, और एक ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं जो ग्रोथ को रोक देते हैं, जो ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके दो टाइप के हार्मोन्स, जिसके लिए मैंने आपकी पूरी टेबल बना दी है। यही पूरी टेबल को एज इट इज छाप करके आप आ जाओगे। मेरी गारंटी है आपको 3 से कम नंबर या 3 से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो भाई ऑक्सिन जो होता है वो आपके सेल का एनलार्जमेंट करता है। एनलार्जमेंट का मतलब सेल का साइज इंक्रीज करता है और डिफरेंशिएशन कराता है। डिफरेंशिएशन आपने अपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपना सेल डिवीजन खो देते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही प्रोसेस होता है, फ्रूट की ग्रोथ करवाता है और सेल की एनलार्जमेंट कराता है। गिबरेलिन जो होता है ये ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही काम करता है और इसका भी सेम फंक्शन होता है जैसा ऑक्सिन का फंक्शन होता है। उसके बाद बात करूं अगर मैं साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन सेल का डिवीजन करवाता है, मतलब 1 से 2 सेल, 2 से 3 सेल, 3 से 4 सेल ये बनाने का काम करता है। और ये सीड में डोरमेंसी को तोड़ देता है। डोरमेंसी का मतलब होता है कि सीड आपका जब तक उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, फूड नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो आपका जर्मिनेट नहीं करता है, प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं होता है। तो उन्हें प्लांट्स में कन्वर्ट करवाने के लिए साइटोकाइनिन की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है। तो ये साइटोकाइनिन सीड की डोरमेंसी तोड़ने के लिए, उसे ग्रो करवाने के लिए हेल्पफुल होता है। बाकी उसमें ग्रोथ की बात कर रहे थे तो आपको यही 3 हार्मोन मेंशन करने हैं। इनहिबिट की बात करेगा तो आपको ये 2 हार्मोन मेंशन करने पड़ेंगे, दैट इज एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, क्योंकि ये ग्रोथ को रोकते हैं ना कि ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एंड अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन करोगे तो वो ग्रोथ में क्या रोल प्ले करते हैं वो ये पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग के 3 के एग्जांपल्स या 3 के फंक्शंस आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है जी। चलो, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ये क्वेश्चन आपके 2022 के बोर्ड्स एग्जाम में आ चुका है। ये 2022 और 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो अगर मैं अभी स्टोमेटा का डायग्राम बनाऊं आपका, तो ये रहा उसका गार्ड सेल, ये रहा उसका गार्ड सेल एंड दिस इज नोन एज स्टोमेटल पोर। क्या होता है? ये स्टोमेटल पोर होता है। तो जब भी पानी अंदर एंटर कर रहा होता है, व्हेन H2O मूव्स इनसाइड, H2O जब गार्ड सेल्स के अंदर मूव करने लग जाता है तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं?
स्वेल हो जाते हैं और इनका ये जो स्टोमेटल पोर होता है, गार्ड सेल्स जो होते हैं स्वेल हो जाते हैं और इनका स्टोमेटल पोर जो होता है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। वही अगर मैं बात करूं कि जब गार्ड सेल्स में से पानी बाहर निकल जाता है तो ये इस तरीके से गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं, पानी आपका बाहर मूव कर जाता है इस तरीके से, वाटर मूव्स आउटसाइड और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं और इनका जो स्टोमेटल पोर होता है ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। इस तरीके से वाटर की इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट से आपकी गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल होती है। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पैराग्राफ लिखोगे तो मार्क्स थोड़े कम अच्छे मिलेंगे, सॉरी कम अच्छे मिलेंगे। तो मेक श्योर जरूर करना कि इसमें डायग्राम बना करके आ रहे हो, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखाया। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स 4 पॉइंट्स। और कैसे लिखने हैं आपको? टैबुलेट फॉर्मेट में। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये किस में होता है? ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। यहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कितने एटीपी? सिर्फ 2 एटीपी, 2 एटीपी। और कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसीजर। एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट में होता है। जबकि यहाँ पे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, H2 होता है और 36 एटीपी जनरेट होती है। ठीक है, ये किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये किस में होता है? ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में कह सकते हैं आप। ये हो गया एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड इनका प्रोडक्ट हो जाता है, लेस एनर्जी रिलीज होती है। साइटोप्लाज्म में होता है बैक्टीरिया, यीस्ट और कुछ बहुत हायर ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज में होता है, जैसे कि मसल टिश्यूज में, मसल सेल्स में हमारी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसका होता है ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है 36 एटीपी। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में आपका मेन प्रोसीजर होता है जिसमें पायरुवेट आपका CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये ज्यादातर आपके ऑर्गेनिजम्स में होता है क्योंकि उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो दिस इज द एंटायर आंसर फॉर योर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे ही डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन लिख करके आने हैं टेबल के फॉर्मेट में प्लीज। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। और यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस कि भाई जब आपके कैपिटल R कैपिटल Y को आपने क्रॉस किया था स्मॉल y से, तो यहाँ पे एक कैपिटल R था, एक स्मॉल r था, एक कैपिटल Y था और एक स्मॉल y था। ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ अटैच होकर के ट्रांसफर हो रहा था और ये इसके साथ अटैच होकर के, ऐसा कुछ नहीं था। ट्रेट्स जो थे वो अलग अलग सेपरेट होकर के इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर हो रहे थे, जहां पे आपको पूरा अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस बताना पड़ेगा। ये देखो आपके ये पेरेंट प्लांट थे दोनों आपके, ये आपका पेरेंट प्लांट था, ये भी आपका पेरेंट प्लांट था जिसको आपने क्रॉस करवाया था। तो F1 जनरेशन आपको सारी डोमिनेंट मिली थी, दैट इज राउंड एंड येलो सीड्स वाली मिली थी। उसके बाद आपने क्या किया था? राउंड एंड येलो सीड्स वाली मिली थी। उसके बाद आपने इसी जनरेशन को क्या करा दिया था? सेल्फ क्रॉस करवा दिया था, जिसमें आपके इस तरीके से 4 गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। और जब आपने इन्हें क्रॉस करवाया तो आपको 2 नए कॉम्बिनेशंस देखने के लिए मिले थे, दैट इज रिंकल्ड एंड येलो। एक डोमिनेंट एक रेसेसिव था और एक आपको एक राउंड मिला था और एक ग्रीन मिला था। एक डोमिनेंट एक रेसेसिव था, बाकी ये दोनों तो पेरेंट ही प्लांट थे, लेकिन ये दोनों आपको नए डिफरेंस ट्रेट मिले। इससे हमें समझ में आता है कि ट्रेट्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के ट्रांसफर नहीं होते हैं। राउंड अलग ट्रांसफर हो रहा था, येलो अलग ट्रांसफर हो रहा था, रिंकल्ड अलग ट्रांसफर हो रहा था, ग्रीन अलग ट्रांसफर हो रहा था। इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे थे, जिसकी वजह से हमें 2 नए कॉम्बिनेशंस देखने के लिए मिले। क्योंकि अगर वो साथ में इनहेरिट हो रहे होते तो सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होता, रेसेसिव वाला ट्रेट एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आपको पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना पड़ेगा, याद रखना ये चीज। ठीक है, चलो
Moving ahead with the next question, explain how the translocation of material in phloem tissues in plants is achieved by utilizing energy. तो आप लोगों को मैंने बताया था फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम जो होता है खाने का ट्रांसपोर्ट एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करता है। तो देखो होता क्या है, सपोज करो ये आपका जाइलम है, दिस इज योर जाइलम, जिसमें पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसके जस्ट बगल में हमने क्या बनाना है, फ्लोएम बनाना है। इसके जस्ट बगल में हमने क्या बनाना है, फ्लोएम बनाना है। और फ्लोएम में फूड पानी क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके कंपेनियन सेल्स, ये होते हैं आपके कंपेनियन सेल्स, और ये होते हैं आपके सीव ट्यूब्स, ये होते हैं सीव ट्यूब्स। यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं आपकी लीफ, ठीक है। तो लीफ में से खाना जो होता है, फूड जो होता है, वो एनर्जी का यूज करके कंपेनियन सेल्स अपने अंदर लेकर के आते हैं। फिर कंपेनियन सेल्स अगेन एटीपी का यूज करके ये खाने को कहाँ लेकर के आते हैं, सीव ट्यूब्स के अंदर लेकर के आते हैं। और सीव ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, अब जो है वो फूड की प्रेजेंस है। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एक्चुअली में, कि आपको पता है पानी जो होता है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है। पानी जाइलम में ज्यादा है लेकिन फ्लोएम में कम है, तो पानी यहां से यहां मूव होने लगेगा। और इसी तरीके से पानी के साथ खाना मिक्स होकर के पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट होता है। और जो खाना होता है वो आपके लीफ में से कंपेनियन सेल में एटीपी का यूज होकर के ट्रांसपोर्ट होता है। उसी तरीके से कंपेनियन सेल्स भी फिर आपका एटीपी का यूज करके इस खाने को फ्लोएम तक, सीव ट्यूब तक लेकर के जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि दे यूटिलाइज एनर्जी फॉर ट्रांसलोकेटिंग द फूड। इसीलिए इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जहां पे एक्टिव से ए और एटीपी से ए, याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है आपका, ठीक है, याद रखना है ये चीज। चलो मूविंग अहेड, इसका पूरा आंसर मैंने इसी तरीके से लिख लिया है, चाहे तो आप इसी को छाप करके आ सकते हो, चाहे तो आप लोग डायग्राम बना लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलें अब हम बात करेंगे आपके सेक्शन बी की। विल टॉक अबाउट सेक्शन बी, दैट इज द 2 मार्कर क्वेश्चन। क्या आपको पता है 2 मार्कर क्वेश्चन कितने होते हैं? हु विल टेल मी कितने 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में? देखो 2 मार्कर सेक्शन में ना 6 क्वेश्चंस होते हैं। यू विल गेट 6 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होते हैं, 2 क्वेश्चन आपके बायो के रहते हैं, शायद 3 क्वेश्चन रहते हैं, और 1 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहता है। फिजिक्स के कम क्वेश्चन रहते हैं इसमें, फिजिक्स के इसमें 2 मार्कर में कम क्वेश्चन रहते हैं, बायो के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और केमिस्ट्री के क्वेश्चन 2 ही होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, नहीं तो तीनों ही 2-2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ बायो का मॉक पेपर प्रैक्टिस करना है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायो के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स? फोटोट्रॉपिज्म प्लांट्स में कैसे होता है? तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉटेड प्लांट बनाऊं, यहाँ पे एक मैं पॉटेड प्लांट बनाऊं इस तरीके से, तो आप लोग को पता है प्लांट की टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, एंड इट इज लाइट सेंसिटिव, एंड इट इज लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव का मतलब ये लाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट तो हो जाता है, लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन एक्टिवेट तो हो जाता है, लेकिन उसको लाइट पसंद नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करो आपके यहाँ से आ रही है सनलाइट, यहाँ से आ रही है आपको सनलाइट, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है इसको सनलाइट पसंद नहीं होती है, लेकिन एक्टिव हो जाता है। तो ये क्या करता है, इट मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। ये जो ऑक्सीजन होता है इट मूव्स ऑन द शेडी साइड, शेडी साइड ऑफ प्लांट, शेडी साइड ऑफ प्लांट। और वहां पे ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, सेल की इलोंगेशन करवाता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, सेल की इलोंगेशन करवाता है, ठीक है। और सेल की इलोंगेशन होने की वजह से ये जो प्लांट है ना बहुत ज्यादा भारी हो जाता है एक साइड से, एंड इट मूव्स टूवर्ड्स द सनलाइट, टिल्ट हो जाता है। एक बात बताओ, मैं सपोज करो पौधा हूं और मेरे ऊपर तुमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारा सामान रख दिया है, तो क्या यहाँ पे हैवी होने की वजह से मैं टूवर्ड्स द सनलाइट झुक नहीं जाऊंगी? तो दिस इज द प्रोसेस विच इज सीन इन द
फोटोट्रॉपिक वाला सिस्टम, फोटोट्रॉपिज्म में, कि फोटोट्रॉपिज्म में प्लांट के पार्ट जो होते हैं वो टुवर्ड्स द सनलाइट ग्रो करते हैं। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है, लेकिन उसको सनलाइट पसंद नहीं होती है। इट मूव टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द प्लांट, जहां पे वो सेल की इलोंगेशन करता है, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है वो एक साइड से हैवी हो जाता है। इट गेट्स टिल्टेड टुवर्ड्स द सनलाइट, तो हमें ऐसा लगता है कि प्लांट जो है टुवर्ड्स द सनलाइट ग्रो हो रहा है। एंड दिस इज the process of phototropism which is done by the presence of oxygen. ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई विलाई की सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है ये? सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एंड क्या होता है भाई, इनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज की प्रेजेंस देखी जाती है। दे डू हैव बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज, जिसकी वजह से आराम से जितना भी खाना होता है वो आपके इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाता है, और इसके थ्रू आपके पूरी बॉडी में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फिर आपकी बॉडी इसे यूटिलाइज करती है फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ और रिपेयरमेंट, जो भी सेल्स के उसको करने होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज एंड सिग्निफिकेंस। विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंटली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना भी न्यूट्रिएंट होता है वो आपके ब्लड के थ्रू ही तो ट्रांसपोर्ट होता है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स व्हाइल रनिंग द एथलीट सफर फ्रॉम मस्कुलर क्रैम्प्स, व्हाई, हाउ इज द रेस्पिरेशन इन दिस केस डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन। तो भाई देखो, सबसे पहला स्टेप तो तीनों में ही सेम होता है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट होता है ये हमारी बॉडी में एक्सरसाइज की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। भाई ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कितनी एटीपी रिलीज करता है? 2 एटीपी रिलीज करता है। इस तरीके से आपका ये एरोबिक रेस्पिरेशन से डिफरेंट होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में तो CO2 पानी और 36 एटीपी जनरेट होती है, जो कि यहाँ पे जनरेट नहीं होती है क्योंकि वो प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में कम एनर्जी जनरेट होती है, और यही लैक्टिक एसिड जो होता है आपका उनके अंदर मस्कुलर क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत ज्यादा उनको मसल्स में पेन होने लग जाता है। ठीक है, मस्कुलर क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसीलिए आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है क्योंकि वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। पायरुवेट कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। चलो, इट इज बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है या लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। वहां पे लैक्टिक एसिड जनरेट होता है जो मस्कुलर क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें प्रॉपर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी जनरेट होता है, और एनर्जी भी ज्यादा जनरेट होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे सिर्फ 2 एटीपी जनरेट हो रहा था। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइनैप्स एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। इट इज द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, है ना। 2 न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है। आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हो इस तरीके से। या आपने बना लिया एक्सॉन का टर्मिनल, जिसके अंदर साइनैप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? साइनैप्टिक वेसिकल्स। बीच में हमने थोड़ी जगह छोड़ दी और यहां पे हमने बना दिया क्या? डेंड्राइट्स। दिस इज द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, ये हो गया डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। और ये जो बीच का पार्ट होता है इसको हम लोग लेबल कर लेंगे साइनैप्स, which is the junction between the 2 neurons। और इसका फंक्शन ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्मेट में एक्सॉन टर्मिनल पे आती है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस साइनैप्टिक वेसिकल्स को एक्टिवेट करती है। इनके अंदर से न्यूरोट्रांसमिटर्स नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपके साइनैप्स के थ्रू आपके ट्रांसफर होते हैं डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन पे, जहां पे वो वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन आपकी इलेक्ट्रिकल केमिकल के फॉर्मेट में ट्रांसफर होती है, और साइनैप्स जो होता है उसको केमिकल फॉर्मेट में ट्रांसफर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, जिसमें आपका क्या होता है, टारगेट सेल्स के ट्रांसमिशन करवाते हैं ताकि आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट इज द 17th नंबर क्वेश्चन। आपको पार्ट्स ऑफ ब्रेन लेबल करने हैं जो आपके बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करता है। कौन सा होता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम आपके मेंटेन करता है बॉडी के पोस्चर को एंड बैलेंस को। बीटिंग ऑफ हार्ट इज अ इनवॉलेंटरी एक्शन जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन। थिंकिंग जो होती है वो आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन। एंड ब्लड के प्रेशर को भी आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है, जो अगेन पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन होता है। तो आपके ब्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप ब्रेन के पार्ट को, ब्रेन के सारे फंक्शंस को अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो, जो भी इसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। चलो moving ahead with the next question. In mammals, the separation of oxygenated and deoxygenated blood is necessary. Why? This is the exact same question जो boards में भी आया हुआ है and आपकी NCERT की book में भी present है ये question। इसीलिए आपके teachers बोलते हैं कि question boards में NCERT से हूबहू छप के आ जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा NCERT वाला सेशन नहीं देखा जहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन बताए हैं, तो उसको प्लीज मेक श्योर करके जरूर देख लेना। इसी चैनल पे रैंक प्लस क्लास 10th पे अवेलेबल है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मैम कब लाइव आ रही है, कौन से इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर के। चलो तो भाई देखो, आपका सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी हो जाता है, और वो तभी होता है जब हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कब मिलती है, जब हमारी बॉडी में एनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। क्योंकि आपने देखा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में वो कितनी एटीपी बना रहा था, सिर्फ 2 एटीपी बना रहा था, जबकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो 36 एटीपी जनरेट कर रहा था, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए जरूरी है और हमारी डे टू डे फिजिकल एक्टिविटीज में हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी जरूरी है। इसीलिए हम मैमल्स और बर्ड्स में जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जिनको अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, वहां पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखा जाता है ताकि हमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल सके, ठीक है। इन हायर एनिमल्स द एनर्जी नीडेड इज वेरी हाई टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ विच द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, दस दे नीड फुल्ली सैचुरेटेड ब्लड। फुल्ली सैचुरेटेड ब्लड का मतलब होता है कि प्रॉपर उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो आपके एनर्जी का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा, आप ना ही अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाओगे। चलो अब हम आएंगे आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस पे, जिसका सेक्शन ए होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, टोटल आपके 20 क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे, जिसमें से 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, नहीं 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 1 क्वेश्चन आपका एजर्शन एंड रीजन रहता है। अगेन 7 क्वेश्चंस आपके बायो के रहते हैं, एक क्वेश्चन आपका एजर्शन एंड रीजन रहता है, और रिमेनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो फिजिक्स के रहते हैं, और उसमें से भी आपका एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चन एजर्शन एंड रीजन रहते हैं बायो के, 1 क्वेश्चन एजर्शन एंड रीजन रहता है आपके फिजिक्स का। तो ये पूरा आपका एंटायर सेक्शन ए बनाता है, जहां पे 1 to 15th क्वेश्चन आपके एजर्शन एंड रीजन रहते हैं। रिमेनिंग 16, 17, 18, 19 एंड 20 जो क्वेश्चंस रहते हैं, नहीं 4 क्वेश्चन, सॉरी 17, 18, 19 एंड 20 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, वो आपके एजर्शन एंड रीजन रहते हैं, जिसमें से 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होता है, 2 क्वेश्चन बायो के होते हैं और 1 क्वेश्चन आपके फिजिक्स का होता है। और 7 क्वेश्चंस 1 मार्कर एमसीक्यू में केमिस्ट्री के होते हैं, 7 क्वेश्चन बायो के होते हैं, और रिमेनिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके 2 या 3 क्वेश्चंस वो आपके फिजिक्स के होता है। फिजिक्स के बहुत ही कम एमसीक्यूज आते हैं, मेजरली आपके एमसीक्यूज बायो और केमिस्ट्री के ही आते हैं। और सेक्शन हमेशा केमिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, वो चाहे ए सेक्शन हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कोई भी सेक्शन हो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 1 मार्कर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द ब्लड शुगर लेवल, जिसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं होगा, ब्लड का शुगर का कंट्रोल नहीं होगा। तो डायबिटीज मेलाइटिस इज द करेक्ट आंसर, जो आपकी डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है। इंसुलिन आपकी बॉडी में
शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज जहां पे आपका ग्लूकोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है वो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही कॉमन होता है। तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर, ग्लाइकोलिसिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम, गलत। ऑस्मोसिस थ्रू जाइलम, ट्रांसपिरेशन पुल थ्रू जाइलम, डिफ्यूजन थ्रू जाइलम। ये होगा ट्रांसपिरेशनल पुल थ्रू जाइलम। ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से ही तो आपका पानी ट्रांसपोर्ट होता है, विच इज जनरेटेड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सक्शन पुल जनरेट हो जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वेरिएशन beneficial for species survival? It ensures the survival of the fittest individual, it eliminates weaker individual, it enables organism to reproduce, it helps to adapt to changing environment। तो देखो भाई, it helps to adapt to changing environment, जिसी की वजह से सर्वाइवल हो पाती है उनकी, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन मैटर करता है, नेचर ने उसको सिलेक्ट किया हुआ होता है, इसीलिए वो प्रॉपर चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाता है। किसकी वजह से? वेरिएशंस की वजह से। वेरिएशंस की वजह से वो आपके चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाता है और सरवाइव कर पाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो Here you go। तो अब मेरे प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि जो बच्चा अब मुझे होमवर्क के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा उसको मैं बनाऊंगी होमवर्क का रॉक स्टार। क्या बनाऊंगी? होमवर्क का रॉक स्टार बनाने वाली हूँ। जिस भी बच्चे ने मुझे कमेंट सेक्शन में इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया, तो आप लोगों का नाम मैं अनाउंस करूंगी इसी स्क्रीन पे, आप लोग का स्क्रीनशॉट भी होगा आपके आंसर का। तो अगर आप चाहते हो होमवर्क रॉकस्टार बनना तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप सब लोग जरूर बताएंगे, तभी मैं आपको होमवर्क का रॉकस्टार बता पाऊंगी ना, और उनके नाम अनाउंस कर पाऊंगी। तो चलो बस अब जाते जाते मैम के सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे अमेजिंग सेशंस आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। और आप सबके बोर्ड्स एग्जाम आने ही वाले हैं, तो हमारे ऐसे ही अमेजिंग से सेशंस जहां पे हम सारे क्वेश्चन 4 मार्कर, 5 मार्कर, 3, 2, 1 मार्कर सब कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।